आज हम एक बहुत ही खास शख्सियत पर बात करने वाले हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। हाँ, और खास तौर पर उनकी जो आत्मकथा है विंग्स ऑफ फायर, बिल्कुल। उसके कुछ जरूरी हिस्सों पर हम नजर डालेंगे। बिल्कुल। हमारे पास उसी किताब का एक कह सकते हैं सार है, और मकसद यही है कि रामेश्वरम के एक छोटे से कस्बे से उनकी जो यात्रा शुरू हुई राष्ट्रपति भवन तक, उसके मुख्य पड़ाव, उनकी सोच और जो सीख हमें मिलती है उसे समझें। ये सफर है एक ऐसे इंसान का, जिनके पिता नाव चलाते थे और इमाम भी थे। हाँ हाँ, समुद्र तट पर पले बढ़े और फिर आगे चलकर भारत के मिसाइल मैन बने और फिर देश के राष्ट्रपति भी। तो चलिए उनके अनुभवों की दुनिया में थोड़ा गहरा उतरते हैं। जरूर। और ये सिर्फ, आप देखिए, सिर्फ उपलब्धियों की एक लिस्ट नहीं है ये कहानी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसी कहानी है जो सपनों की बात करती है, उन सपनों के लिए किए गए संघर्ष की, देश के लिए जो समर्पण था और विज्ञान के प्रति जो एक गजब का जुनून था, वो सब दिखाती है। हाँ। इस सार में उनकी जिंदगी के कई ऐसे मोड़ हैं जिन पर मुझे लगता है बात करना बहुत दिलचस्प रहेगा। हाँ, और इस किताब के सार में जो चीजें बार बार सामने आती हैं वो हैं, एक तो भाई कड़ी मेहनत, लगातार मेहनत। हाँ, वो तो है ही। देशभक्ति का जज्बा, फिर विज्ञान और इनोवेशन के लिए एक जुनून सा था उनमें। बिल्कुल। और कमाल की बात यह कि इतनी सफलता के बाद भी लीडरशिप तो थी, पर विनम्रता भी उतनी थी। सही कहा, वो विनम्रता बनी रही। और एक चीज जो शायद सबसे अहम है कि हमेशा बड़े सपने देखो और फिर उन्हें पूरा करने के लिए जुट जाओ। ये प्रेरणा। हाँ, ये प्रेरणा तो मिलती ही है। तो चलिए रामेश्वरम से शुरू करते हैं, जहां से ये सब शुरू हुआ। बिल्कुल। उनका जन्म रामेश्वरम में एक बहुत ही साधारण मुस्लिम परिवार में हुआ था। पिता जैनुल आबदीन, उनके पास शायद बहुत सांसारिक धन दौलत नहीं थी, लेकिन उनमें एक सहज ज्ञान था, एक उदारता थी। और माँ आशियम्मा उनकी एक आदर्श साथी थी। ये बात साफ है सोर्स में कि पारिवारिक माहौल भले ही साधारण था, पर मूल्यों और अनुशासन से भरा हुआ था। अच्छा। और उनके पिता सिर्फ नाविक और इमाम ही नहीं थे, उनका सभी धर्मों के लोगों में बड़ा सम्मान था। वो एक सर्वधर्म समभाव वाला माहौल उन्हें बचपन में मिला। ये दिलचस्प है। और उनकी विज्ञान में रुचि ये कब शुरू हुई? सोर्स कहता है कि बचपन से ही थी। हाँ, बचपन से ही। वो एक कहानी है ना उनके शिक्षक शिवा सुब्रमण्यम अय्यर की। हाँ, मैंने भी सुनी है कि कैसे वो उन्हें और बाकी बच्चों को समंदर किनारे ले गए थे और दिखाया था कि पक्षी कैसे उड़ते हैं। अच्छा। कहते हैं उसी दिन कलाम साहब ने तय कर लिया था कि उन्हें भी उड़ान के विज्ञान को समझना है। और हाँ, किताबों का भी बहुत असर था उन पर। तो वो एक तरह से टर्निंग पॉइंट था। हाँ, कह सकते हैं। इससे पता चलता है कि शुरुआती प्रेरणा और सही गाइडेंस कितना फर्क ला सकते हैं। एक तरफ पिता की वो धार्मिक सोच, दूसरी तरफ शिक्षक की वैज्ञानिक दृष्टि, दोनों का असर पड़ा उन पर। सोर्स इस बात पर जोर देता है कि उनके लिए बचपन से ही सपने देखना और अपने मूल्यों पर टिके रहना, ये दोनों चीजें बराबर जरूरी थीं। अच्छा। और यही उनके चरित्र की नींव बनी। एक तरफ उड़ने की वो जबरदस्त ख्वाहिश और दूसरी तरफ जमीन से जोड़े रखने वाले संस्कार। तो ये नींव तो बहुत मजबूत थी। अब आते हैं उनके स्कूल और फिर कॉलेज के दिनों पर। सोर्स में ये जिक्र है कि पढ़ाई में वो मैथ्स और फिजिक्स में तो काफी अच्छे थे। हाँ। लेकिन बाकी विषयों में एवरेज थे। ये बात थोड़ी हैरान करती है ना, इतने बड़े वैज्ञानिक बने वो। शायद इसमें हैरानी से ज्यादा एक सीख छिपी है। अच्छा, कैसे? देखिए, इससे पता चलता है कि उन्होंने अपनी शक्तियों को पहचाना और फिर उन्हीं पर फोकस किया। जरूरी नहीं कि हर कोई हर चीज में माहिर हो। हाँ, ये तो है। जरूरी ये है कि आप अपनी रुचि और अपनी प्रतिभा को सही दिशा दें। उन्होंने वही किया। मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT गए फिर वो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग पढ़ने। और सोर्स बताता है कि वहां उन्होंने सिर्फ टेक्निकल ज्ञान ही नहीं लिया, बल्कि अनुशासन, धैर्य और प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये स्किल्स भी सीखी। ये प्रैक्टिकल गुण उनके टीचर्स ने उनमें डाले। और वो जो लगन वाली बात है, परसिवियरेंस, वो भी यही दिखती है। सोर्स में लिखा है कि छोटी मोटी विफलताएं भी आईं। हाँ, बिल्कुल। एक प्रोजेक्ट में ग्रेड कम मिले थे, शायद डिजाइन अच्छा नहीं था, पर वो रुके नहीं। प्रोफेसर ने कहा तो कुछ ही दिनों में उसे बेहतर बना के दिखाया। हाँ, ये घटना दिखाती है कि उनमें शुरू से ही चुनौतियों को स्वीकार करके उनसे पार पाने का जज्बा था। ये सिर्फ टैलेंट की बात नहीं थी, ये मेहनत और वो हार ना मानने वाली जिद थी। और इसी जज्बे के साथ उनका प्रोफेशनल करियर शुरू हुआ। सोर्स के मुताबिक पहले ADE में
एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट? हाँ, जहां उन्होंने एक छोटे हॉवरक्राफ्ट का डिजाइन तैयार किया। हालांकि वहां उनका अनुभव मिला जुला ही रहा। अच्छा, फिर वो आइसरो गए? हाँ, आइसरो, जो उस वक्त प्रोफेसर विक्रम साराभाई के नेतृत्व में बस आकार ले ही रहा था। आइसरो में आना उनके करियर के लिए एक बहुत बड़ा मोड़ साबित हुआ होगा, पर वहां भी सब आसान तो नहीं था। बिल्कुल नहीं। सोर्स में इस बात का साफ जिक्र है कि शुरुआती दिनों में आइसरो के पास संसाधन बहुत कम थे। अंतरिक्ष कार्यक्रम भारत के लिए एक नया कॉन्सेप्ट था। बहुत से लोगों को शक भी था कि ये चलेगा या नहीं, इसका भविष्य क्या है, और तकनीकी मुश्किलें तो थी ही। हाँ, जरा सोचिए, एक टीम जो दुनिया की बड़ी स्पेस ताकतों से मुकाबला करने का सपना देख रही है और शुरुआत कर रही है बहुत ही बेसिक सुविधाओं से। बिल्कुल, और यहीं पर टीम वर्क और लीडरशिप की असली परीक्षा होती है। सोर्स बताता है कि कलाम साहब इन्हीं शुरुआती अनुभवों से बहुत कुछ सीख रहे थे। वो भारत के पहले स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर बने। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। बहुत बड़ी। उन्होंने अलग अलग लैब्स और लोगों को एक साथ लाकर काम करवाया। इसमें सिर्फ टेक्निकल ज्ञान ही नहीं, बल्कि लोगों को जोड़ने और उन्हें मोटिवेट करने की कला भी शामिल थी। और इसी सफर में वो बड़ी चुनौती आई। SLV-3 का पहला लॉन्च 1979 में वो फेल हो गया। हाँ, वो एक बहुत बड़ा झटका था। एक नेशनल मिशन, इतनी उम्मीदें, और लॉन्च फेल। ऐसे में तो टीम का मनोबल गिर सकता था। लेकिन यहीं पे डॉक्टर कलाम के लीडरशिप का, बल्कि कहूं कि प्रोफेसर सतीश धवन का, जो तब आइसरो चीफ थे, एक अलग ही रूप दिखता है। अच्छा, क्या हुआ था? सोर्स बताता है कि फेलियर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रोफेसर धवन ने खुद जिम्मेदारी ली। उन्होंने कहा कि टीम ने बहुत मेहनत की है, पर कुछ तकनीकी दिक्कतें थीं। हम अगली बार जरूर सफल होंगे। कमाल है। और फिर जब अगले ही साल 1980 में SLV-3 सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ, तब प्रोफेसर धवन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर कलाम को आगे किया। कहा कि ये इनकी मेहनत का नतीजा है। वाह, ये तो लीडरशिप का एक बेहतरीन उदाहरण है। बिल्कुल, और डॉक्टर कलाम के लिए ये एक बहुत बड़ी सीख थी। उन्होंने देखा कि एक सच्चा लीडर कैसे असफलता की जिम्मेदारी लेता है और सफलता का क्रेडिट अपनी टीम को देता है। सोर्स इस बात को खास तौर पर बताता है कि कलाम साहब ने इस फलसफे को अपने पूरे करियर में अपनाया। उनके लिए ये अनुभव सिर्फ एक रॉकेट लॉन्च नहीं था, ये लीडरशिप का एक मास्टर क्लास था। हाँ, इसने उन्हें सिखाया होगा कि बड़े विजन के लिए कितनी दृढ़ता, धैर्य और टीम पर भरोसा जरूरी है। सही कहा। अच्छा, तो ISO की सफलता के बाद उनका अगला पड़ाव था DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और यहाँ उनका काम भारत की सुरक्षा के लिहाज से बहुत ही अहम साबित हुआ। बिल्कुल। सोर्स कहता है कि यहीं उन्होंने इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी IGMDP की नींव रखी और उसे लीड किया। हाँ, इससे पहले कि कुछ मिसाइल प्रोग्राम थे, जैसे प्रोजेक्ट डेविल, प्रोजेक्ट वालिएंट, वो शायद उतने सफल नहीं रहे थे। हाँ, उतने सफल नहीं थे, लेकिन उन्हीं अनुभवों से सीख लेकर IGMDP शुरू किया गया और इसी के तहत फिर अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलों का विकास हुआ, जिन्होंने भारत को मिसाइल टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनाया। सही, पर यह सफर भी आसान नहीं था। सोर्स में जिक्र है कि इन प्रोजेक्ट्स में भी कई असफलताएं आईं। खासकर अग्नि मिसाइल के पहले कुछ लॉन्च में दिक्कतें आईं। अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी था, टेक्नोलॉजी देने से मनाही थी, संसाधन अभी भी कोई बहुत ज्यादा नहीं थे। तो फिर सफलता मिली कैसे? क्या वजह थी? सोर्स इसका श्रेय देता है डॉक्टर कलाम की दृढ़ निष्ठा को, उनकी टीम को मोटिवेट करने की जबरदस्त क्षमता को और उनका वो नेवर से डाई वाला एटीट्यूड। वो समस्याओं को एक चुनौती की तरह देखते थे। एक किस्सा है, शायद सोर्स में भी इशारा हो, कि अग्नि के एक लॉन्च से ठीक पहले कई तरह की तकनीकी दिक्कतें आ रही थीं। टीम थकी हुई थी, निराश थी। अच्छा। रात का वक्त था, डॉक्टर कलाम वहां गए, टीम से बात की, उनका हौसला बढ़ाया और कहा कि हम सुबह लॉन्च करेंगे। और फिर लॉन्च सफल रहा। ये उनकी लीडरशिप स्टाइल थी। वो सिर्फ ऑर्डर नहीं देते थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो टीम के साथ खड़े रहते थे, उनकी मुश्किलें समझते थे और उनमें विश्वास जगाते थे। उनके लिए सबसे बड़ी प्रेरणा थी राष्ट्रीय गौरव और देश को सुरक्षा के मामले में मजबूत बनाने की चाह। और इससे ये भी पता चलता है, जैसा सोर्स बार बार कहता है,
कि सीमित संसाधन और विफलताओं के बीच भी इनोवेशन और आत्मविश्वास से बड़े लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं। उन्होंने रुकावटों को एक तरह से क्रिएटिविटी का जरिया बना लिया। और उनके इसी काम ने उन्हें देश भर में मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से पहचान दिलाई। हाँ, बिल्कुल। राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली, देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिले। लेकिन सोर्स ये भी बताता है कि इतनी शोहरत और इतने ऊंचे पदों पर पहुंचने के बाद भी उनमें एक अजीब सी सादगी थी, विनम्रता थी। हाँ, और ये उनके व्यक्तित्व का एक बहुत ही अहम पहलू है। सोर्स इस बात पर जोर देता है कि उनका ईश्वर में गहरा विश्वास था और नैतिकता उनके लिए सबसे ऊपर थी। अच्छा। वो कुरान और भगवद गीता दोनों का अध्ययन करते थे। ये जो आध्यात्मिक झुकाव था वो उन्हें जमीन से जोड़े रखता था। उनकी सफलता सिर्फ प्रोफेशनल नहीं थी, वो एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश में भी लगातार लगे रहते थे। उनका मानना था कि सच्ची तरक्की तभी है जब विज्ञान और अध्यात्म साथ चले। तो उनका पूरा जीवन दर्शन क्या था, अगर हम सोर्स के हिसाब से उसे निचोड़ें तो? सोर्स उसे बहुत खूबसूरती से सामने रखता है। उनके लिए सफलता का मतलब था एक बड़ा विजन यानी सपना होना। हाँ। उसके लिए कठिन परिश्रम यानी मेहनत करना। बिल्कुल। हमेशा नैतिकता एथिक्स का पालन करना बहुत जरूरी है। और अपने काम से समाज की सेवा करना। विजन प्लस मेहनत प्लस नैतिकता प्लस सेवा, ये उनका मंत्र था। विजन, मेहनत, नैतिकता, सेवा। हाँ, और ये सिर्फ उनके लिए या किसी साइंटिस्ट के लिए ही नहीं है। आज के दौर में किसी भी प्रोफेशन में किसी भी इंसान के लिए ये उतना ही मायने रखता है। ये एक तरह से यूनिवर्सल फॉर्मूला है एक सार्थक जीवन जीने का। बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरी बातचीत और सोर्स में दी गई जानकारी को समेटें तो कुछ मुख्य सीखें क्या निकलती हैं? पहली तो यही कि भाई सपने देखना बहुत जरूरी है, खासकर बड़े सपने। हाँ, और सिर्फ देखना काफी नहीं, उनके पीछे पूरी लगन से काम करना पड़ता है। दूसरी कि असफलताओं से घबराना नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं, बल्कि उन्हें सीखने का एक मौका समझना चाहिए। SLV3 की पहली असफलता या अग्नि के शुरुआती झटकों ने उन्हें रोका नहीं, बल्कि और मजबूत बनाया। वो जो लगन है, परसिव्योरेंस, वो बहुत जरूरी है। तीसरा, सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचकर भी अपनी जड़ें नहीं भूलनी चाहिए। विनम्रता और नैतिकता आपको सही रास्ते पर रखती हैं। डॉक्टर कलाम का जीवन इसका जीता जागता सबूत है। चौथा, अपने काम को एक बड़े मकसद से जोड़ना, जैसे कि देश सेवा। ये आपको अंदर से एक अलग तरह की प्रेरणा देता है। ये आपके काम को सिर्फ नौकरी नहीं रहने देता, उसे एक मिशन बना देता है। हाँ, उससे मिलने वाला संतोष अलग होता है। बिल्कुल। पांचवा, बड़े काम अकेले नहीं होते। टीम वर्क की ताकत को समझना और एक अच्छा लीडर बनना जो टीम को साथ लेकर चले, उन्हें प्रेरित करे, उनकी गलतियों पर उनका साथ दे और सफलता का श्रेय भी उन्हें दे, ये बहुत अहम है। और आखिरी लेकिन शायद सबसे जरूरी, हमेशा सीखते रहने की इच्छा और जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी को जिंदा रखना। डॉक्टर कलाम आखिरी सांस तक एक स्टूडेंट बने रहे। ये बात मैंने भी पढ़ी है। नई चीजें सीखना, नए लोगों से मिलना, खासकर बच्चों और युवाओं से, उन्हें इसमें हमेशा बहुत आनंद आता था। ये सारी बातें सिर्फ कहने के लिए नहीं है। हमने देखा कि कैसे उनके जीवन की अलग अलग घटनाएं इन्हीं सब सीखों को दिखाती हैं। उनकी जिंदगी खुद में एक मिसाल है। बिल्कुल, ये पॉइंट्स डॉक्टर कलाम के अनुभवों का असली निचोड़ है। हर सीख उनकी कहानी के किसी न किसी पन्ने से जुड़ी है। उनकी लाइफ ये दिखाती है कि सफलता कोई एक घटना नहीं, बल्कि इन सिद्धांतों पर चलते रहने का एक लगातार सफर है। तो ये थी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के प्रेरक जीवन की एक झलक, उनकी आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर के सार के आधार पर। रामेश्वरम की गलियों से राष्ट्रपति भवन तक का उनका सफर ये बताता है कि अगर सोच बुलंद हो, इरादे नेक हों और मेहनत करने का जज्बा हो, तो साधारण परिस्थितियों से उठकर भी असाधारण काम किए जा सकते हैं। और अंत में एक बात जो मुझे लगता है सोचने पर मजबूर करती है। सोर्स ये बार बार इशारा करता है कि डॉक्टर कलाम ने वैज्ञानिक उत्कृष्टता और आध्यात्मिक गहराई के बीच एक कमाल का संतुलन बनाए रखा। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। आज जब हम अक्सर साइंस और स्पिरिचुअलिटी को दो अलग अलग सिरों पर देखते हैं, उनका जीवन इस बात का सबूत है कि ये दोनों साथ चल सकते हैं, बल्कि शायद एक दूसरे को पूरा कर सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि कैसे हम अपनी जिंदगी में योग्यता के साथ चरित्र को, प्रोफेशनल उत्कृष्टता के साथ नैतिक मूल्यों को और प्रगति के साथ प्रकृति और मानवता के सम्मान को जोड़ सकते हैं।
ये सवाल डॉक्टर कलाम की विरासत हम सबके लिए छोड़ जाती है। इसी सवाल के साथ आज की ये चर्चा हम यहीं समाप्त करते हैं।